बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, आपका कोई भी तिब्बी मसला हो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, ताकि आपको उनके बारे में मालूमात हासिल हों, आपको पता चले कि जी कौन सी बीमारी की क्या इलामात होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, टेस्ट कौन से करवाने पड़ते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो बिल्कुल हम कॉलर्स भी शामिल करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये कि आप नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, लाइव कॉल के लिए नंबर होता है, वो आप नोट कर लीजिए। मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लाइव कॉल करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा 051-8094-521 और व्हाट्सएप नंबर जो हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं शेयर करती हूँ, आप नोट कर लीजिए 0300-911-6681 और एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। जी बिल्कुल, ये नंबर आपने नोट कर लिए होंगे और आप कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बातचीत करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, तो स्टार्ट में कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे हमने देखा कोविड-19 जो है वो आया और काफ़ी सारे जो मरीज़ हैं जिनको कोविड के बारे में अवेयरनेस थी, कई लोगों को पता नहीं था, लेकिन साथ साथ काफ़ी सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो हैं वो आप K2 चैनल की स्क्रीन पे भी देखते रहे हैं। और हम भी कोशिश करेंगे, जैसे जैसे दोबारा से कोई बीमारी सर उठाने लगती है तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उसके बारे में मालूमात हासिल हों। तो बिल्कुल सबसे पहले डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आ चुके हैं क्लिनिक पे, तो काफ़ी रश होता होगा इस टाइम पे, खासकर क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपके मरीजों जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम की वजह से हमने टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इंतज़ार में होते हैं पूरा हफ्ता कि आपका प्रोग्राम कब होगा ऑन एयर, तो उसमें उनकी जो सवालात होते हैं बीमारियों के हवाले से वो जानना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप टाइम निकाल के आए। तो डॉक्टर साहब, एक स्टार्ट में जो है जैसे मैंने कोविड-19 की बात की, तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं टेस्ट किए बगैर ही कुछ सिम्टम्स ऐसे होते थे कि वो अंदाज़ा लगा लेते कि जी हमें कोरोना है या हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो जॉब के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे ही एक मरीज़ हैं, उन्होंने सवाल किया है, उनकी एज जो है वो 48 साल है और उनकी जॉब हो गई है सऊदीया में। तो उन्होंने अपना एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया, लेकिन उनका जो PCR है वो नेगेटिव आया है। अब वजह ये है कि उनको पॉजिटिव आने की वजह से टेस्ट एंटीबॉडीज़ का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है वो नेगेटिव आए? ऐसा हो सकता है? ठीक है, ये HCV की आप बात जी कर जी रहे हैं। HCV की। देखें, जब हमारा जिस्म किसी वायरस या बैक्टीरिया का शिकार होता है, किसी बीमारी का, ख़ुसूसन ये जो हेपेटाइटिस की आप बात करें, हेपेटाइटिस C, जी, तो हमारे जिस्म में हेपेटाइटिस C के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ इन हेपेटाइटिस के जरासीम को ख़त्म करने के लिए बनती है। सही। आपके हेपेटाइटिस के जरासीम तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है आपके उस वायरस के अगेंस्ट, वो आपके ब्लड में लंबे अरसे के लिए मौजूद रहती है। इसी वजह से मौजूद रहती है कि बाज़ औक़ात ये जो हेपेटाइटिस वायरस है या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है, ये बाज़ औक़ात जो है ये हाइबरनेशन में भी चला जाता है। ठीक है, ये हाइबरनेशन मोड में चला जाता है और सर नहीं उठाता, लेकिन एंटीबॉडीज़ मौजूद रहती हैं। जब भी ये वायरस दोबारा सर उठाने की कोशिश करेगा तो वही एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में पहले से तैयार पड़ी रहती है कि उस वायरस को ख़त्म कर सके। PCR इनका नेगेटिव है, यानी एक्टिव जरासीम हेपेटाइटिस का मौजूद तो नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ इनकी पॉजिटिव है। एंटीबॉडीज़ टेस्ट इनका HCV का वो पॉजिटिव ही आएगा, उसने नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, वो एंटीबॉडीज इनके जिस्म में तकरीबन 20 साल तक भी मौजूद रह सकते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसमें
जो भी एंटीबॉडी बनती है हमारे जिस्म में उसके मेमोरी सेल्स जो है ना वो परमानेंटली स्टोर्ड हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता कल को अगर दोबारा कोई इस टाइप का वायरस आए तो उस किस्म के एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हो। तो बिल्कुल नहीं नेगेटिव हो सकता है इनका एंटीबॉडीज टेस्ट, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और इनको सऊदी अरब का जो इनका जॉब लगा है वहाँ जाना इनके लिए अगर इस टेस्ट की बुनियाद पे हुआ तो फिर मुश्किल होगा। बिल्कुल। ऐसे ही एक और खातून है, उनका सवाल है, उनका कहना है कि उन्हें जो राइट उनकी टांग है उसमें उनको सूजन हो जाती है और साथ में दर्द भी होता है। तो जैसे ही वो सुबह उठती हैं सूजन तो ख़त्म हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करती हैं फिर दोबारा से वही सूजन और दर्द की शिकायत उनको होती है। ठीक है, एक टांग में ये तकलीफ है उनको? जी, एक टांग में, राइट टांग में। ठीक है, अमूमन ये एक टांग की जो तकलीफ होती है ना, और जिस तरह आप बता रही हैं कि चलने फिरने के साथ इनको स्वेलिंग हो जाती है, फिर जब रात को लेटी रहती है सुबह ठीक होती है, ये डीवीटी की अलामत है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारे टांगों के अंदर डीप इनसाइड शरियानें होती हैं खून की, जिनमें थ्रोम्बोसिस या क्लॉट्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से खून की सर्कुलेशन पाँव में सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पाँव सूज जाता है या पाँव में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ये इसी तरह है जैसे आपके दिल की शरियानों में ब्लॉकेज वगैरह होती है, आपके दिमाग की शरियानों में फालिज जैसी कैफियत होती है, इसी तरह टांग, इसको हम टांग का हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। अच्छा जी। तो हम ये भी जानेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है, मेडिसिन क्या है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अदील बात कर रहा हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है, मेरी जो राइट लेग है ना इसमें यही प्रॉब्लम है ना, ब्लड क्लॉट्स का जी, जिसके वजह से डॉक्टर भाई बात भी कर रहे हैं डीवीटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डीवीटी का शिकार आप भी हैं? जी जी, मैं तकरीबन कोई 4 से 5 साल हो गए हैं, ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, लाहौर से मेडिसिन भी ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा, वो आप शुरू कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मुस्तकिल रिलीफ आएगा। ठीक हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब आपको दवा का नाम बता दें। तो ये इनको भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की इनको भी शिकायत है, ये काबिल इलाज है जी। ठीक है, इसमें हमारी 3 किस्म की दवाइयाँ वो हम देते हैं और इसके साथ मरीज ठीक हो जाते हैं। एक इसमें दवाई है कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में। दूसरी दवाई है हेमामेलिस। जहाँ भी हमारे वजूद में सर्कुलेशन के हवाले से वेन्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हेमामेलिस क्यू पोटेंसी में उस सर्कुलेशन को बहाल कर देती है। ठीक है। तीसरी दवाई है लेकेसिस। हाँ जी, अगर आर्टरीज में या वेन्स में कोई कंजेशन हो, कंस्ट्रिक्शन हो, कोई ब्लॉकेज हो, वो लेकेसिस के साथ ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करेंगी वो खातून भी और ये जनाब भी, हेमामेलिस, कलकेरिया फ्लोर, लेकेसिस, इसके साथ इंशाल्लाह इनको मुस्तकिल रिलीफ आ जाएगा और इनके टांग सूजेगी नहीं। सही। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कितना टाइम इन्होंने ये इनको कम से कम 3-4 महीने रेगुलर इस्तेमाल करनी है बिला नागे। सही। तो ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर इस तरह का मसला है तो तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का या डीवीटी का अगर किसी को मसला है, एक टांग सूज जाती है और उनका अल्ट्रासाउंड भी हुआ है जिसमें ये कंफर्म हो गया है कि डीपर वेन में कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ये इस्तेमाल कर सकते हैं और अफाका मिलेगा। बिल्कुल जी। मेडिसिन का नाम डॉक्टर साहब ने बताया है, 3 मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल आपने करना है अगर आपको यही प्रॉब्लम है। तो ये ज़रूरी होता है कि आप सिम्टम्स देख के जो है मेडिसिन का इस्तेमाल इस तरह ना करें। ऐसे मरीजों को परहेज भी करना चाहिए। ऐसे मरीजों का अमूमन कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अगर देखा जाए वो अमूमन हाई रेंज में पाया जाता है, तो चिकनाई वाली चीज़ें इनको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, खून पतला रखना चाहिए। बिल्कुल जी, कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कंट्रोल रखना चाहिए, आपको बढ़ना नहीं चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो टाइम हो गया यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद सवालात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। हम गए थे एक ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ थे और कुछ सवालात जो हमने डॉक्टर साहब से की उनके जवाबात आप तक पहुँचे हैं। मज़ीद भी हम कुछ बीमारियों पे बात करेंगे। जिस तरह हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग एच पाइलोरी के हवाले से जानना चाहते हैं और जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं तलागंग से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रुकैया है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी डॉक्टर साहब, मुझे खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। मैंने टीबी का टेस्ट भी करवाया है और दमा भी नहीं है। दमा भी नहीं है? हाँ जी, तकरीबन पूरा साल ही खांसी जो है ना वो रहती है। और तो इसके लिए मुझे खांसी आपके गले से उठती है या सीने से? सीने से भी, मतलब गले से नहीं है, अंदर से आती है। सीने अंदर से से मैंने आती टेस्ट भी करवाया है, वो नेगेटिव है। ठीक है ठीक है। और सीने में दर्द तो नहीं होता खांसी के साथ? नहीं, दर्द सर नहीं होता है। और हर मौसम में होता है? हाँ जी, हर मौसम में होती है। मतलब साल के 12 महीने लगातार चलती ही रहती है। थोड़ा सा आराम आता है और फिर शुरू हो जाती है। और खुश्क खांसी होती है या रेशा भी आता है? खुश्क तो रेशे वाली भी है और खुश्क भी है। मतलब कभी खुश्क होती है, कभी रेशा होता है। ठीक है, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो आप लाजिमन लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए। मुख्तलिफ किस्म की खांसियाँ होती हैं जी ठीक है जी, बलगम वाली भी, खुश्क भी, एलर्जी के साथ भी हो जाती है। बाज़ लोगों को ये गले में इरिटेशन होती है जिसकी वजह से कफ ट्रिगर होता है जी। और बाज़ लोगों को लंग्स से जो है खांसी डेवलप होती है। ठीक है, इनकी अलामात के मुताबिक इनको ब्रायूनिया 200 पोटेंसी में सुबह नहार इन्होंने खानी है और 1 महीने तक रेगुलर इन्होंने खानी है, तो इंशाल्लाह इनकी ये खांसी ख़त्म हो जाएगी। सही, बिल्कुल जी। दवा का नाम आपने नोट कर लिया होगा, ये आपने इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि पूरा 1 साल जो है खांसी की शिकायत है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को इस तरह की शिकायत होती रहती है। टेस्ट भी करवाएं टीबी का तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, दमा भी नहीं होता, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि बलगम वाली भी होती है कभी और कभी खुश्क खांसी होती है। तो एलर्जी जो है इसके पीछे वजह होती है? जी बिल्कुल, एलर्जी भी इसके पीछे वजह, इम्यून सिस्टम इसके पीछे होता है, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। हमें जब छींक आती है जी, ये भी इम्यून सिस्टम के ज़रिए ही होता है। ठीक है, हम जब खांसते हैं, खांसना भी हमारा इम्यून सिस्टम से ही ट्रिगर होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमेशा। और भी इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। बाज़ लोगों का रेशा गले में गिरता है जी, नाक बंद होती है। साइनोसाइटिस के जो मरीज हैं उनके साथ अक्सर हाँ जी, उनको भी ये टिकलिंग कफ जो है गले से ओरिजिनेट होता है, होती रहती है। बिल्कुल। खैर, हम मज़ीद भी कुछ सवालात करेंगे क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं अक्सर हम देखते हैं लोगों को फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा पूरे 1 साल हो गया। तो इसी तरह मर्ज को जो है आप ज़्यादा टाइम के लिए इस तरह ना छोड़ें कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बताया कि फेफड़ों का ये मसला भी हो सकता है। देखें, हम अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात करें तो वो उनका इन्हिसार होता है रिपोर्ट्स पे, टेस्ट पे, सीटी स्कैन पे, ब्लड टेस्ट पे। अगर वो रिपोर्ट्स ठीक है, मरीज को तकलीफ है जी, वो बाज़ोकात तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं कि ये आपका दिमागी मसला है। ठीक है, होम्योपैथी यहाँ पे बहुत काम आती है क्योंकि होम्योपैथी आपके सिंगल इंडिविजुअल सिम्टम्स के मुताबिक दवाई देती है और आपके मॉडलिटीज़, आपके एग्रेवेशन किस चीज़ से होते हैं, उन चीज़ों को जब नज़र रखते हुए दवाई दी जाती है, मरीज़ ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होम्योपैथी की तरफ आते हैं जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स से इलाज करवाया होता है, उनको अफाका नहीं मिला होता और किसी छोटे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसको आराम आ जाता है। तो होम्योपैथी का ये कमाल है कि ऐसे अमराज ठीक हो जाते हैं हमारे इलाज से। बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि टीबी के जो मरीज हैं जी
وہ باقاعدہ کورس بھی کرتے ہیں, میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے کچھ اثرات ان کی صحت پہ جو ہیں وہ برے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو خیر ہم اس پہ بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں یاسر ہری پور سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میری لیفٹ سائڈ میں درد ہے, عرق نساء ہے, پتہ نہیں کیا ہے, یہ مہینہ ہو گیا ہے, یہ جان نہیں چھوڑ رہا. میں ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا ہوں, فائدہ نہیں ہو رہا. لیفٹ ٹانگ میں درد ہے, پاؤں میں نہیں, ٹانگ میں اوپر, گھٹنے سے اوپر بھی ہوتا ہے اور گھٹنے پہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کمر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کمر میں نہیں ہے. اور پاؤں سن تو نہیں ہوتا آپ کا؟ پاؤں سن ہے تھوڑے تھوڑے آگے, انگلیاں جو ہے نا وہ تھوڑی دونوں پاؤں کی سن رہتی. اور کیا کام کرتے رہے ہیں آپ؟ میں ابھی تو کچھ کام نہیں ہے, ایج 62 ایج ہے. اس سے پہلے تھوڑا بہت اس سے پہلے آپ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا کام کرتے رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے میں زیادہ ٹائم سعودی عرب میں رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, وہ آپ لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو ریلیف آ جائے گا. جی جی بہت شکریہ کال کے لیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. یہ جو عرق النساء جیسی تکلیف ہے نا, یا آپ کی ایک ٹانگ میں اگر تکلیف ہو رہی ہے, ساتھ میں پاؤں بھی سن ہو جاتا ہے, پنجہ سن ہوتا ہے آپ کا, عرق النساء کی علامت ہے. شیاٹیکا. ہاں جی. اس کے شیاٹیکا کے دو بڑے اوریجنز ہیں. ایک اوریجن آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اوریجن آپ کے مسلز ہیں, ٹھیک ہے. مسل میں کھچاؤ آ جاتا ہے پٹوں میں, جس کی وجہ سے نرو کمپریس ہو جاتی ہے اور اس قسم کی علامات پیدا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اسپائنل اوریجن بھی ہے. کولوسنتھ 30 پوٹنسی میں انہوں نے لینی ہے. صبح دوپہر شام لیں گے, 1-2 ہفتے تک لیں گے, انشاءاللہ ان کی تکلیف وہ بالکل ختم ہو جائے گی ان دوائی کے ساتھ. کولوسنتھ میڈیسن کا نام ہے, یہ آپ نے استعمال کرنی ہے. اور شیاٹیکا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس کی جو وجہ ہے وہ ریڑھ کی ہڈی بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کے مسلز میں جو اکڑاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کی جاب ہے وہ زائد ڈرائیونگ کی وجہ سے بھی اسٹل ایک جیسا بیٹھنا کافی ٹائم, بالکل جو زیادہ جو 8-10 گھنٹے ڈرائیو کرتے ہیں, یا جو بڑی گاڑی چلاتے ہیں, یا جو مزدوری کرتے ہیں, ان کو اکثر پرابلمز بن جاتی ہے. یہ مہروں پہ جب پریشر پڑتا ہے اور یہ ڈسک جو ہے ڈسک ہرنیٹ ہو جاتا ہے یا بلج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ شیاٹک نرو اس پہ دباؤ آتا ہے نا. یا سادہ الفاظ میں مریض کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے عرق النساء والے رگ پہ گوشت آیا ہوا ہے, تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل جی بالکل. خیر ہم مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں بابا بول رہا ہوں پنڈ دادم خان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں دھوپ سے چلنے سے نا یہ سر درد سخت بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے دھوپ پر چلنے سے. دھوپ پڑنے سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دل بھی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. زبردست, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, اس کے لیے مخصوص دوائی میں آپ کو بتاؤں گا. جی بڑی مہربانی. جی بہت شکریہ, پروگرام دیکھتے رہیے. دھوپ میں چلنے سے جو ہے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہاں پہ ہومیوپیتھی کا کمال دیکھیں. آپ اگر ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی ہاسپٹل میں, آپ ان کو یہ بتائیں, وہ ان چیزوں کو وزن نہیں دیتے. ہماری ہومیوپیتھی میں اس کے لیے مخصوص دوائی موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کی دوائی ہے گلو 9. ہاں جی. جب زیادہ دھوپ لگنے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے, ان کی دل کی دھڑکن بھی ساتھ تیز ہو جاتی ہے, گلو 9 30 پوٹنسی میں انہوں نے لینی ہے. صحیح. انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. بالکل. اس کے پیچھے وجہ کیا ہو؟ دیکھیں, جیسے آپ کا ہیٹ سٹروک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کا سر جب ایکسپوز ہوتا ہے یو وی ریز کے یا دھوپ میں, تو ظاہر ہے ٹمپریچر بڑھتا ہے, دماغ پہ بھی بوجھ پڑتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو سٹروک بھی ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر زیادہ ہونا تو الگ بات, سٹروک بھی ہو جاتا ہے, اور ہو جاتا ہے کراچی میں. بالکل. ہیٹ سٹروک کافی ہم شہروں میں دیکھتے ہیں, گرمی جب تیز پڑ رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ جو کام کاج کے سلسلے میں گھروں سے باہر رہتے ہیں
ان کو زیادہ تر یہ ہیٹ سٹروک کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. آنکھوں پہ بھی نا بعض لوگوں کے جن کا گلوکوما ہوتا ہے, کالا موتیا وغیرہ, وہ بھی دھوپ میں جب نکلتے ہیں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے اور علامات پیدا ہوتی ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب دھوپ میں, وہ تیز دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے. باقی کوئی علامت نہیں ہوتی, لیکن سر کا جو درد ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مطلب بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے. تو کیا یہ بھی ہیٹ سٹروک ہی اس کو کہیں گے, یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ ہو بھی سکتی ہے, ہر انڈیویجول کو تو نہیں ہوتا ایسا. ہاں بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کی سینسیٹیوٹی زیادہ ہو نا. جس طرح میں نے بتایا کہ اگر کسی بندے کو گلوکوما ہے یا آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی اگر دھوپ میں نکلے گا اس کو چکر بھی آئیں گے, اس کو جو ہے سر میں درد بھی ہوگا, وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پائے گا. اسی طرح اور بھی پرابلمز ہوتے ہیں. بالکل جی. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہیٹ سٹروک کی, تو جب گرمیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, پیک پہ ہوتی ہیں, تو تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے کہ اس سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کا جو کام کاج ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, تو ان چیزوں میں احتیاط بڑی ضروری ہے. خیر, ہم کچھ ایسے ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں جو بہت عام ہوتے ہیں. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت دیکھنے میں آتی ہیں, جن میں ایک ایچ پائلوری کی بیماری ہے. ایچ پائلوری ہے کیا, ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ایچ پائلوری تو بیکٹیریا ہے جی, بڑا عام بیکٹیریا ہے, اور کچھ اعداد و شمار کے مطابق 50% آبادی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی ہے. کسی کو تو علامات پیدا ہو جاتے ہیں, کسی کو علامات بھی نہیں پیدا ہوتے, اور ایچ پائلوری ان کا پازیٹیو ہوا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلے گا کہ کچھ علامات جو ظاہر ہو رہی ہیں ان میں کون سی ایسی خاص علامات؟ سب سے بڑی انیشیل, ایچ پائلوری ایک ایسی بیکٹیریا ہے نا جو آپ کے معدے کے اندر کی جو تہ ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے, اس کو نقصان پہنچاتی ہے. شروع میں آپ کو گیسٹرک پرابلم بننا شروع ہوگی, ٹھیک ہے, آپ گیس کی شکایت کریں گے, آپ کو کھانے کے بعد پیٹ میں جلن وغیرہ محسوس ہوگی, یا کھانا نہ کھانے سے بھی جب آپ کی تیزابیت زیادہ ہوگی تو آپ کو جلن محسوس ہوگی. یہ ایک بیکٹیریا ہے, اور یہ گندے خوراکوں سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, خوراک کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے معدے تک پہنچتا ہے. خیر, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. یہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایچ پائلوری کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایچ پائلوری کا جو جراثیم ہے وہ ہمیں خوراک کے ذریعے جو ہے متاثر کرتا ہے, تو اس کے لیے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے, یا کیونکہ صرف علامات دیکھتے ہوئے تو ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے؟ علامات سے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے, اور ٹیسٹ بھی اس کا ہو جاتا ہے. ٹیسٹ اس کا سیرم سے بھی لیا جاتا ہے, اور اسٹول سے بھی لیا جاتا ہے. صحیح. اور اس کا علاج جو ہے وہ ایلوپیتھی میں بھی ممکن ہے اور ہومیوپیتھی میں بھی ممکن ہے. لیکن ایلوپیتھی کے اکثر بڑے فیل کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نا, ایسے مریض آتے ہیں جنہوں نے 14 دن کا کورس کیا ہوتا ہے ملٹیپل ٹائمز, لیکن ان کا ایچ پائلوری نیگیٹو نہیں ہو رہا ہوتا, ان کے علامات ختم نہیں ہو رہے ہوتے. پھر ہم ہومیوپیتھی میں پائروجینم دیتے ہیں, بیسیلینم دیتے ہیں, نکسومیکا, بہت ساری دوائیاں ہیں جس کے ساتھ وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. تو اگر کسی کو ایچ پائلوری کا مرض لاحق ہو گیا ہے, میڈیسن جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو کون سی ایسی میڈیسن؟ اس میں سب سے جو ٹاپ کی میڈیسن ہے وہ ہے پائروجینم. جی, پائروجینم. اور ایک ہماری نوسوڈ آتی ہے ایچ پائلوری کے نام سے, ایچ پائلوری جراثیم کا ایک نوسوڈ بنتا ہے, وہ بھی استعمال ہوتا ہے. ایچ پائلوری 200 میں ہفتے میں 1 ڈوز اگر مریض کو دی جائے 3 ماہ کے لیے تو ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے. صحیح. میڈیسن کا نام تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ میڈیسن کے ساتھ احتیاط کیا کرنی ہے؟ احتیاط تو یہی کرنی ہے کہ آپ جو اسپائسی خوراک نہ کھائیں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ خوراک نہ لیں جو آپ کے معدے کو متاثر کرے.
एच पाइलोरी के होते हुए आपके मैदा कमज़ोर हो जाता है, न सिर्फ आपका मैदा बल्कि आपके आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर आप स्पाइसी खुराक लेंगे या ज़्यादा ऑयली खुराक लेंगे तो काम और बिगड़ता जाएगा। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एच पाइलोरी की जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर जैसे हम देखते हैं कि आपने कहा एलोपैथी में मेडिसिन का कोर्स भी जो होता है वो कर लेते हैं लोग, लेकिन एच पाइलोरी ठीक नहीं हो रहा होता। उसकी वजह ये है ना कि आजकल रेजिस्टेंस बड़ी पैदा हो गई है। ठीक है, ये जो बैक्टीरियाज हैं हमारे आजकल, इनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जी। तो अगर आप फ़र्ज़ करें किसी छोटे प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, या हल्की से खांसी ज़ुकाम के लिए आप 500 mg की एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो कल को आपको अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम लाहक होगा तो आप पे फिर 500 और 1 ग्राम एंटीबायोटिक ने तो काम नहीं करना, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज की डेवलप हो जाती है। यही वजह है कि लोगों का एच पाइलोरी नेगेटिव नहीं आता। लोगों का जो टाइफाइड टेस्ट है 10-10 साल से वो टेस्ट करवा रहे होते हैं, वो पॉजिटिव आ रहे होते हैं। तो रेजिस्टेंस बड़ी प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस के जिम्मेवार भी हमारे डॉक्टरान साहिबान हैं कि वो मरीज को छोटे मसले के लिए भी हेवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं। बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं कि घर के अंदर भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे उन्होंने इतनी हैवी जो डोज है वो ले रहे होते हैं, चाहे वो हल्का सा पेन ही क्यों नहीं है। खैर, हम मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ बालाकोट से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कीजिए। जी अशरफ साहब। जी, डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे एलर्जी है, मतलब दोस्त वाले से पूछना और था। किस किस्म की एलर्जी है, आपको अलामात बताएं। जी, मतलब ये खारिश होती है सर, आंखों को बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है। तो सांस का मसला भी होता है और ये गले पे इस तरह। ठीक है, ये इस मौसम में ज्यादा होता है आपको या गर्मी में भी? गर्मी में ज्यादा होता है और आजकल भी हल्की सी होती है, लेकिन गर्मी में ज्यादा, धूप में ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। और आंखों से नाक से पानी आता है आपके? नहीं, पानी तो नहीं आता है, लेकिन छींकें आती हैं। ठीक है, छींकें आती है। मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, वो आप दोनों लें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी, जी, प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब आपको दवाओं के नाम बताते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। ये आजकल मौसम भी आ रहा है ना पोलन एलर्जी का। जी, पोलन एलर्जी का मौसम भी आजकल आ रहा है, और इस्लामाबाद में चूंकि पोलन काउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ के ख़ुसूसन जो लोग हैं बाराकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हरिपुर वगैरह, यहाँ बहुत मरीज जो है वो मुतासिर होते हैं। सही। इनकी अलामात के मुताबिक आंखों से पानी आता है, कभी कभी छींकें भी आती है, आंखों में इरिटेशन होती है, खारिश भी होती है, सांस का भी इनको प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी बिल्कुल। यूफ्रेजिया मेडिसिन का नाम? हाँ जी, यूफ्रेजिया मेडिसिन का नाम है। यूफ्रेजिया 200 पोटेंसी में एक खुराक लेनी है, और साथ में लेनी है एलियम सीपा 30 पोटेंसी में सुबह और शाम को इन्होंने लेनी है। तो इंशाल्लाह इनको कोई एंटी एलर्जिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। डॉक्टर साहब, एक मेडिसिन जो आपने बताया कि एक टाइम लेनी है, हाँ, मतलब ये कितने टाइम तक उन्होंने इस्तेमाल करनी होगी? ये इनको 3 माह तक मुसलसल बिलानागे इस्तेमाल करना दिन में एक दफ़ा? हाँ जी। जो यूफ्रेजिया है ना, वो 200 पोटेंसी में लेनी है। जो हाई पोटेंसी की दवाइयाँ होती है जैसे 200 होगी, ये दिन में एक खुराक लेनी पड़ती है। ठीक है। जो 30 पोटेंसी होती है, जो हम 30 ताकत में दवाई बताते हैं, इसको रिपीट करवाना अच्छा होता है। दिन में 2-3 दफ़ा मरीज ले सकता है, इससे ज़्यादा भी ले सकता है। सही। तो डॉक्टर साहब, बाकी जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम है एलर्जी का, वो भी यही मेडिसिन? हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी को भी आंखों में ख़ुसूसन इरिटेशन हो रही होती है, सांस का मसला है, या छींकें आ रही हैं, तो उसमें ये मेडिसिन जी बिल्कुल यूफ्रेजिया ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अद्वियात हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलिनम है। ठीक है। एलर्जीज आपके इम्यून सिस्टम से एलर्जीज का ताल्लुक होता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए फिर हम दवाई देते हैं जिनका नाम होता है नोसोड्स।
ट्यूबरकुलिनम एक नोसोड है जो हफ्ते में एक खुराक अगर ली जाए तो इसके साथ आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है और आपको डस्ट से या किसी छोटी मोटी चीज़ से आपको एलर्जी ट्रिगर नहीं होती। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी, क्या हाल है? ठीक हैं जी ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? महबूब बोल रहा हूँ हरीपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि तकरीबन 5 साल से मैं रात को रोटी खाता हूँ और बीपी हाई हो जाता है। अच्छा, खाना खाने के बाद रात को बीपी हाई हो जाता है? दूध से जो है थोड़ी बहुत रोटी खाता हूँ, बकाया जो है ना सब्जी और कोई चीज नहीं खा सकता। दूध के साथ खाते हैं, बाकी कोई चीज नहीं खा सकते? बीपी हाई हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो आपने खाने के बाद खानी है तो इंशाल्लाह आपका बीपी नहीं हाई होगा। सही है डॉक्टर जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखते रहिए। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हाँ इनका जी। बीपी कह रहे हैं हाई हो जाता कुछ है। अरसे तक तो डॉक्टर ये नहीं मानते थे ना कि आपका जो गैस है ना वो ब्लड में भी शामिल होता है, ठीक है, लेकिन अभी ये मानने पे मजबूर हो गए हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से आपका बीपी हाई हो जाता है। सही। इसमें दवाई इस्तेमाल होती है कार्बोविज। कार्बोविज, ये मेडिसिन का नाम हाँ है? जी, कार्बोविज। कार्बोविज 30 पोटेंसी में खाने के बाद, सही। ठीक है, खाने के बाद आप लेंगे, ना आपका बीपी हाई होगा, ना खुराक आपके पेट पे या जीआईटी पे बोझ बनेगा। सही। तो डॉक्टर साहब, ये अक्सर हम देखते हैं कि लोग शिकायत यही कर रहे होते हैं कि जैसे ही खाना खाया जी हमारे जो है सर में दर्द शुरू हो गया या हमारी हार्ट बीट तेज हो गई, तो उसी से जो है इनको बीपी हाई होने का भी मसला जो है दरपेश होता है। तो तमाम लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग जिनको ये प्रॉब्लम बनती है खाने के बाद कार्बोविज का इस्तेमाल करें, ठीक है। मर्द हजरात और ख़वातीन को अगर ये प्रॉब्लम बनती है वो लाइकोपोडियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कार्बोविज और लाइकोपोडियम, ये इसकी कार्बोविज और लाइकोपोडियम। तो डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि मैं और कोई चीज़ खा नहीं सकता, मैं सिर्फ दूध के साथ रोटी खाता हूँ, ठीक है, तो ये इनके लिए सही है? और इनको चेकअप करवाना चाहिए कि आया मैदे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैदे में एच पाइलोरी या कोई अल्सर या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। सही। और जिस तरह हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे एलर्जीज के हवाले से, तो कुछ ऐसी एलर्जीज भी होती हैं कि खाना पीने से दूर थोड़ा सा हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, किसी को तो सब्जियों से भी एलर्जी होती है, ऐसे भी मरीज आते हैं जिनको वेजिटेबल्स से, फ्रूट लेने से एलर्जी होती है। बाज़ पेशेंट आते हैं कि मैं सेब खाता हूँ तो हालत ख़राब हो जाती है। बाज़ लोगों को दूध से होती है, बाज़ को अंडे से, बाज़ को गोश्त से, मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है। और इन एलर्जीज के लिए होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज भी मौजूद है। बिल्कुल जी। खैर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आजम बोल रहा हूँ जी, मीर पर आजाद कश्मीर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र 75 साल है और मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट इस वक्त मेरा जो है 61 ग्राम है। 51, ठीक है। 51 नहीं, 61। 61, ये काफी बड़ा हुआ है। टेम्सुलिन खाते हैं आप? तो दूसरा जो है फ्लो जो है ना सही नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो जी जी ठीक है। तो इस बारे में कोई दवाई है होम्योपैथिक में? हाँ क्यों नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मैं आपको 1-2 दवाइयाँ बताऊंगा जो आपने लेनी है, इंशाल्लाह प्रोस्टेट आपका श्रिंक हो जाएगा। जी जी ठीक है, दवाई का नाम आप नोट कीजिएगा स्क्रीन पे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब मेडिसिन का नाम आपको बताते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आप मेडिसिन का नाम बताइएगा। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन। एक कॉलर हमारे साथ है ब्रेक से पहले, और उन्होंने डॉक्टर साहब से अपना मसला डिस्कस किया था। और डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप मेडिसिन का नाम जी, ये प्रोस्टेट के मसाइल जो है वो उम्र रसीदा मर्द हजरात में हो जाते हैं। प्रोस्टेट जब इनलार्ज होता है
عموماً اس کو 25 گرام سے کم ہونا چاہیے یا 25 گرام تک ہونا چاہیے. یہ جب انلارج ہوتا ہے تو پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ کی پیشاب کی نالی گزری ہوئی ہے, پیشاب کی نالی آپ کی بند ہو جاتی ہے یا کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے, بندش اس میں آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پیشاب کھل کے نہیں آتا, مثانہ پورے طریقے سے خالی نہیں ہو پاتا اور بار بار جانا پڑتا ہے پیشاب کے لیے. ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے. یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے یہ شرنک ہو جاتا ہے. ایک دوائی اس کی ہے برائٹا کارب. برائٹا کارب 30 پوٹنسی میں صبح شام انہوں نے کھانی ہے. دوسری دوائی ہے پریرا کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو پانی میں پینے, 6 مہینے تک ریگولر انہوں نے لینا چاہیے. صحیح, بالکل جی. یہ 2 میڈیسن ہیں, آپ نے استعمال کرنی ہے 6 مہینے تک ریگولر. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مانسیرہ سے بات کر رہی ہوں, نائلہ. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سر خبرکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اردو میں بات کیجئے گا. جی اردو کو نا ابھی ڈاکٹر صاحب کا سر پختو کی خبر کو. جی کریں. زما جنان هغه باندې دا توش کی هر وخت بس 2-3 ورځې پکې تیروتی نه پغې باندې بیا زکام ولګي او بیا توش کی او بس دغه بیماری د الرجی ګولې خلو خسیږي نه. صحیح, ٹھیک ہے, میں ان کے لیے آپ کو دوائی بتا دوں گا, ٹھیک ہے, اس پہ بات بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. پروگرام آپ دیکھتے رہیں, ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. تو الرجی ہے ان کی بیٹی کو, چھینک کے بار بار آتی ہے, کوئی رائجیکس وغیرہ لیتی ہیں گولی اینٹی الرجک کی, جس کے ساتھ الرجی جو ہے وہ کچھ دن ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ ان کو تیسرے دن پرابلم شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو الرجی والی دوائیاں ہیں نا, یہ بڑی خطرناک ہے, ڈینجرس ہے, ٹھیک ہے. یہ برین ٹیومر بھی کاز کرتی ہے, پیچوٹری ٹیومر بھی کاز کرتی ہے, اور ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے کیسز برین ٹیومر کے جن میں ہسٹری میں یہ پایا گیا کہ یہ رائجیکس یا جو اینٹی الرجک دوائیاں ہیں ان کا بہت استعمال ہوا تھا, کیونکہ یہ ریشہ خشک کرتی ہے. جب ریشہ آپ کا خشک ہوتا ہے, آپ کا سر باری ہو جاتا ہے, غصہ آتا ہے, کیفیت خراب ہو جاتی ہے. نہیں کھانی چاہیے کبھی بھی اینٹی الرجک. ہومیوپیتھی کی ایلیم سیپا ان کو کھانی چاہیے. ایلیم سیپا یہ میڈیسن کا نام ہے. ہاں, ناک بھی ان کی بہتی ہے, ناک سے پانی فلو ہوتا ہے زیادہ. ہاں, سباڈیلا اور ایلیم سیپا 30, یہ دونوں دوائیاں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی الرجی ٹھیک ہو جائے گی مستقل طور پہ, اور کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل جی, یہ 2 میڈیسن ہیں, آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو چھینک آتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اینٹی الرجک میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں, اور بہت زیادہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, ہائی پوٹنسی کی میڈیسن جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. تھوڑا سا ان چیزوں سے گریز کیا کیجیے, کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ریشے کو اندر سکھا دیتی ہیں, جما دیتی ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کو برین ٹیومر کی جو ہے اس کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے, جو کہ جان لیوا بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ہیئرنگ لاس ہے نا, بالوں کا گرنا, نہیں ہیئرنگ لاس, جو سماعت کمزور ہونا, یہ بھی اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. بہت یہ پرابلم آج کل. بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں تلگام سے اشتیاق بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میرا بچہ ہے, اس کی عمر ہے 18 سال. اچھا جی. جی اس کو کلر بلائنڈ کا مسئلہ ہے, ابھی وہ اس کا کلر بلائنڈ کا مسئلہ ہے. کلر بلائنڈ کا مسئلہ ہے, زبردست, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کلر بلائنڈ یہ بڑا ریئر ان کا کیس ہے, ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ کہاں سے انہوں نے رابطہ کیا؟ میرے خیال سے صرف نام کا مجھے وہ ہے, کال انہوں نے کی ہے, لیکن پروگرام دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, یا اگر اسلام آباد کے نزدیک ہو ان کو اپنے بچے کو لے کے آنا چاہیے, ٹھیک ہے. کلر بلائنڈ میں بھی پھر ویرائٹیز ہیں, ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں کو جو ہے وہ صرف ریڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا, بعض لوگوں کو بلو نظر نہیں آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے. ہر مریض کلر بلائنڈ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اور ہماری ہومیوپیتھی کی میٹیریا میڈیکا پہ جو ہے کلر بلائنڈنس کے حوالے سے, ویژن کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ہے. تو ان کو آنا چاہیے,
बिल्कुल ट्रीटेबल है, काबिल इलाज है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म हो चुका है और जो हमारे लास्ट कॉलर थे, आप विज़िट कर लीजिए अगर आप इस्लामाबाद के करीब तरीन रिहायशी हैं तो पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। और जो बुध जमेरात पीर मंगल बुध जो है वो इस्लामाबाद में होते हैं, जमेरात को जो है पेशावर में होते हैं, जुम्मे को सवाबी में और इतवार को जो है वो सवात में होते हैं। अगर आप करीब तरीन हैं तो आप विज़िट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप लोगों ने साथ दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद कुछ टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।